नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे लेसन नंबर 10 चल रहा था, इस लेसन नंबर 10 का आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ये आपका यहाँ पे पार्ट नंबर 6 है और इस 6 नंबर पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे चक्रीय फास्फोरिलीकरण और आपका अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ये आपकी चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो इनको एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से समझने वाले हैं। इस क्लास का जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो इस क्लास का टाइमिंग है, वो टाइमिंग ध्यान रखना आप यहाँ पे। इस 7 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है, शाम 7 बजे डेली की क्लास कंटिन्यू होती है। अब देखो हम यहाँ पे इसमें स्टार्ट करेंगे आपके कि जो लेसन नंबर आपका 10 है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वाला। इसमें हमें पढ़ना आपके चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो आपको पता होगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया आपके यहाँ पे ध्यान रखना। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, इसमें 2 वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसे हम प्रकाश तंत्र फर्स्ट कहते हैं, और एक दूसरा वर्णक होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड, जिसे हम यहाँ पे प्रकाश तंत्र सेकंड कहते हैं। कंप्लीट ये बात यहाँ पे। फिर हमने पढ़ा था कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ये आपके चक्रीय प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी भाग लेता है। और जो आपके यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड सिर्फ और सिर्फ आपके अचक्रीय में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। लेकिन PS1 ध्यान रखना कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, आपकी प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, ये आपकी चक्रीय प्रकाश तंत्र फर्स्ट या फिर आपका चक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। इसके अलावा ये आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी भाग लेता है। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब इस क्लास को हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखो इससे पहले वाली जो भी स्लाइड है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। जस्ट इसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो हमें यहाँ पे समझना, आपके यहाँ पे हमने कल पढ़ा था प्रकाश तंत्र फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आता है आपका ETC। क्या आता है यहाँ पे? ETC। ETC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में होगा क्या? पहली बात, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला मतलब ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यहाँ पे स्थानांतरण होगा। ठीक है, किसका स्थानांतरण होगा? आपके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण यहाँ पे ध्यान रखना ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यहाँ पे ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कि ये जो आपके ETC है, इस ETC में यहाँ पे जो मेन जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी आपकी फास्फोरिलीकरण। किसकी अभिक्रिया होगी? यहाँ पे फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया होगी, जिसे हम फास्फेटीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर फास्फोरिलीकरण या फिर इसे फास्फेटीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में देखना, पहली बात तो क्या होता है इस फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया में ध्यान रखना कि जो ADP है, इस ADP से आपके ATP का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा यहाँ पे आपके ADP से आपके ATP का निर्माण होगा। ADP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कंप्लीट है बात यहाँ पे। ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? ADP से ATP बनेगा। हमें पता है कि ADP के अंदर जो फास्फेट समूह होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और यहाँ पे ATP के अंदर जो फॉस्फेट समूह होते हैं वो कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पे फॉस्फेट समूह एक क्या हो रहा है? यहाँ पे एक फॉस्फेट समूह की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे एक फॉस्फेट समूह की वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं यहाँ पे? फास्फोरिलीकरण, या फिर इसे आप फास्फेटीकरण भी कहा जाता है। अब जो फास्फोरिलीकरण की जो अभिक्रिया होगी ये आपके 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? आपके 2 प्रकार की। फर्स्ट नंबर जो अभिक्रिया होगी उसे हम बोलते हैं यहाँ पे चक्रीय फास्फोरिलीकरण। कौन सी बोलते हैं यहाँ पे? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण। अभी हम बात करेंगे इसके पीछे कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहने के पीछे क्या कारण है, इसका रीजन क्या है। और जो सेकंड नंबर होता है वो सेकंड नंबर होता है आपका यहाँ पे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। सेकंड नंबर कौन सा होता है? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है। कौन सा होता है? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है यहाँ पे? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। और एक कौन सी होती है यहाँ पे? ध्यान रखना, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। एक कौन सी होती है यहाँ पे? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है आपकी अभिक्रिया, इस चक्रीय फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया को समझने वाले।
कौन सी अभिक्रिया को समझने वाले हैं? आपकी चक्रीय फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया को समझने वाले हैं, फास्फोरिलीकरण। अब इस चक्रीय फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया में ध्यान रखना कि जो प्रकाश तंत्र काम में आएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, हाँ, चक्रीय और अचक्रीय, ठीक है। तो यहाँ पे जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो वर्णक तंत्र काम में आना है वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रकाश तंत्र फर्स्ट काम में आएगा। कौन सा आएगा? प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जिसे शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी कह सकते हैं। अब इस प्रकाश तंत्र में क्या होगा? ये आपका अभिग्राही हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अभिक्रिया केंद्र हो जाएगा, और अभिक्रिया केंद्र क्या होगा? यहाँ पे P700 का होगा। ये आपका PS फर्स्ट है। कौन सा? यहाँ पे PS फर्स्ट में क्या होता है कि जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो कितना होता है? यहाँ पे P700 होता है, मतलब 700 nm की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आएगा यहाँ पे, बिल्कुल आएगा। अब इसके बाद में क्या होते हैं? इसके चारों ओर अनेक सारे सहायक अणु पाए जाते हैं। ये लो अनेक सारे क्या होते हैं? इसके चारों ओर सहायक अणु पाए जाते हैं। ये लो आपके सहायक अणु, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एंटीना अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एंटीना अणु। जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये आपके अवशोषित करेगा यहाँ पे, तो सारी एनर्जी है वो आपको रिएक्शन सेंटर को ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। अच्छा, कल हैप्पी न्यू ईयर करने में सारा नेट बिता दिया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाया आपकी। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना आज वापस, ठीक है। उसी क्लास को आप वापस रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश किसको ट्रांसफर होगा? यहाँ पे रिएक्शन सेंटर, मतलब अभिक्रिया केंद्र को ट्रांसफर होगा। और अभिक्रिया केंद्र में से ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? निष्कासन होगा, क्योंकि यह क्या होंगे? पर्णहरित अणु उत्तेजित हो जाएगा, उस समय इलेक्ट्रॉन के अणु का क्या होगा? निष्कासन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कल कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके विभिन्न ग्राहियों के द्वारा अलग अलग पथ के द्वारा आगे पहुंचते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राही काम में आने वाला है सबसे पहले वो आपके आयरन सल्फर ग्राही। कौन सा ग्राही काम में आएगा? यहाँ पे आयरन सल्फर ग्राही। कल हमने बात की थी आयरन सल्फर ग्राही के बारे में। ये कौन सा ग्राही हो जाएगा? आपके आयरन सल्फर ग्राही। आयरन का मतलब Fe हो गया सिंबल, और सल्फर का क्या होता है? S। आयरन सल्फर ग्राही के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। फिर ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते हैं आपके FD, एक ग्राही और होता है, फेरिडोक्सिन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फेरिडोक्सिन, ठीक है। तो ये आपका फेरिडोक्सिन में ट्रांसफर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये फेरिडोक्सिन से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे आपके, ध्यान रखना, साइटोक्रोम B6 में जाएंगे। इसमें जाएंगे साइटोक्रोम B6 में जाएंगे, और साइटोक्रोम B6 को यहाँ पे CYT B6 लिखते हैं शॉर्ट में। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जाएंगे आपके यहाँ पे साइटोक्रोम F में जाएंगे। किस में जाएंगे? साइटोक्रोम F में। तो ये लो आपकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइटोक्रोम F में आ गए, ये आपके साइटोक्रोम B6 में। कंप्लीट ये बात यहाँ पे। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, जो ग्राही होगा इसका, वो होगा PC। PC का मतलब आपके प्लास्टोसाइनिन। PC का मतलब होगा प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझना यहाँ पे, क्या बात है यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान रखना यहाँ पे कि पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस इस तरफ क्यों आ रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ से कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ होल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपके होल बन जाते हैं। इस समय यहाँ पे खाली छिद्र रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं, तो उस समय यहाँ पे पीछे क्या हो जाते हैं? कुछ होल बन जाते हैं। होल का मतलब कुछ छिद्र बन जाते हैं। तो उन छिद्रों की वापस उन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे पूर्ति करने के लिए वही इलेक्ट्रॉन आपके इन विभिन्न ग्राहियों के द्वारा वापस आपके PS फर्स्ट में लौट जाता है। किस में लौट जाता है? वापस आपके PS फर्स्ट में लौट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न आकार के अनेक सारे होल बन गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे कुछ खाली जगह हो गई, यहाँ पे होल बन गई। तो उन होलों के कारण ध्यान रखना कि यह वापस आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लौट जाता है? आपका P70 में लौट जाता है। कहाँ पे लौट जाता है? आपकी P70 में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F है, इसके मध्य क्या होता है? यहाँ पे ADP से आपके ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आपके ADP से ATP का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखना, किसका निर्माण होता है? यहाँ पे ADP से ATP का निर्माण होता है। और इस ADP के साथ में एक और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समूह, अकार्बनिक फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। 2 तो पहले से है, यहाँ पे D का मतलब डाइफॉस्फेट 2 है, और ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समूह और जुड़ गया, जिसके कारण किसका निर्माण हो गया? यहाँ पे ATP का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया, यहाँ पे ATP का निर्माण हो गया। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि P700 से इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे? कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो अवशोषित होगा किसके द्वारा? रिएक्शन सेंटर के द्वारा। तो ये रिएक्शन सेंटर क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्राही कौन सा होता है? यहाँ पे आयरन सल्फर ग्राही।
कौन सा ग्राही होता है यहाँ पे, आयरन सल्फर ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फिर यही इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे फेरिडोक्सिन में ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर साइटोक्रोम B6 में, और फिर आपके साइटोक्रोम F में, और फिर यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को वापस किस में ट्रांसफर करेगा, आपकी PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कुछ होल खाली हो गई, तो उन होलों को वापस पूरा करने के लिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आपके PS फर्स्ट में चले जाते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये पूरा एक आपका साइकिल बन रहा है। तो इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। इसलिए इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। लेकिन इस चक्रीय फास्फोरिलीकरण में देखो यहाँ पे ADP से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे ATP का निर्माण हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पे आपके ADP से, ये जो ADP है, ADP से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना। सर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्रहों द्वारा गुजरता क्यों है, देखो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करना है, तो ऊर्जा का निर्माण जब होगा जब आपकी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से विभिन्न ग्राहियों में यहाँ पे आगे से आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्तेजन के पीछे कारण क्या है, कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश किसको ट्रांसफर होता है, आपकी रिएक्शन सेंटर को, जिसके कारण एनर्जी बढ़ेगी उसमें। और एनर्जी बढ़ती आपके जो पर्णहरित का अणु है यहाँ पे P17 जो प्रकाश का अवशोषण करेगा, तो उसके कारण वो उत्तेजित होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, ये तो वाजिब बात है। और यही इलेक्ट्रॉन आपकी विभिन्न ग्राहियों के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे और आगे से आगे इनको ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ADP से ATP का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करना है ना, इसीलिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, ये कारण है यहाँ पे। तो यहाँ पे PS फर्स्ट में ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। अगर ये समझ में आ गया यहाँ पे PS फर्स्ट मतलब चक्रीय फास्फोरिलीकरण, तो एक बार कमेंट कर दो, है ना। चक्रीय फास्फोरिलीकरण एक बार समझ में आ गया तो कमेंट कर दो। फिर हम चल रहे हैं इससे नेक्स्ट। ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करो। देखो बहुत सरल है यहाँ पे, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे आयरन सल्फर फेरिडोक्सिन ऐसे याद रखो, FeFD, ठीक है, B6FeC, मतलब यहाँ पे Fe का मतलब हमें पता हो जाएगा यहाँ पे कि आयरन सल्फर, FD का मतलब आपके फेरिडोक्सिन, B6 का मतलब साइटोक्रोम B6, F का मतलब साइटोक्रोम F, और PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो इन विभिन्न ग्राहियों के द्वारा इलेक्ट्रॉन गुजरता है और वापस कहाँ पे आ जाता है, इस रिएक्शन सेंटर में। और रिएक्शन सेंटर में क्यों आता है, ये मैंने कारण बता दिया कि यहाँ पे कुछ होल बन जाते हैं, उन होलों को वापस भरने के लिए इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे लौट जाते हैं। लेकिन वापस आते हैं तो देखो बीच में यहाँ पे ATP का निर्माण कर दिया, तो दोनों काम हो गए यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से काम, एक तो रिएक्शन सेंटर को वापस भर दिया यहाँ पे, और एक यहाँ पे ATP का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे ATP का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है आपने पढ़ा था। इस प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि जो जल होता है उस जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ है। लेकिन आप तो यहाँ पे देख रहे हो कि सर चक्रीय फास्फोरिलीकरण में अभी तो यहाँ पे जल का अपघटन कहाँ पे हुआ, नहीं हुआ ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो चक्रीय आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसमें ATP का भी निर्माण होता है, और आपके NADPH प्लस H का निर्माण होता है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्वांगीकरण शक्ति या स्वांगीकरण ऊर्जा कह सकते हैं, स्वांगीकरण शक्ति कह सकते हैं। लेकिन सर अभी तो हमारे निर्माण यहाँ पे ATP का निर्माण हुआ, अभी ये दो काम बाकी, कौन कौन से, यहाँ पे NADPH+ और आपके H2O का प्रकाशिक अपघटन। तो ये जो दोनों कार्य होंगे, ये दोनों कार्य कहाँ पे होंगे, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होगा। नहीं, उनके स्थान पे कोई दूसरे तत्व का यूज नहीं कर सकते। अरे ये विभिन्न ग्राही है, यहाँ पे इनका सम्मिश्र बनाया गया है, ठीक है। विभिन्न ग्राही है, इनके द्वारा आपके क्या किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के आपके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ग्रहण किए जाएंगे। यही आपके क्लोरोफिल के अंदर ही यही पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट की हमने संरचना पढ़ी थी उसमें ग्रेना वाली संरचना पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ग्रेना वाली संरचना में प्रकाश का अभिक्रिया होती है, तो उसमें यही ग्राही पाए जाते हैं, कोई दूसरे ग्राही इसमें नहीं होते, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग सभी को यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हमने ATP का निर्माण कर लिया, मतलब ATP का निर्माण हो गया हमारे कंप्लीट, और आपके H2O और आपके NADPH का अभी जो निर्माण है वो बाकी है ना, ये बाकी है ना। तो इन दोनों का ध्यान रखना, H2O और आपके NADPH का जो निर्माण होगा या फिर H2O का जो प्रकाशिक अपघटन होगा वो आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होगा। इसमें होगा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होगा, फास्फोरिलीकरण में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। और अब हम कौन सा पढ़ेंगे, यहाँ पे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ेंगे। कंप्लीट है बात। अगर वापस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नो टेंशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड नंबर आता है वो होता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण।
अरे फास्फोरिलीकरण का मतलब आप समझते होंगे, देखो आपने केमिस्ट्री में हाइड्रोजनीकरण पढ़ा होगा, है ना, केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा होगा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, H2 का जोड़ना, और यहाँ पे फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या होगा, फॉस्फोरस, आपके फास्फोरस का जोड़ना। और जब फास्फोरस जुड़ेगा तो हमें पता है कि एडीपी है, एडीपी में आपके दो फॉस्फेट समूह, डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट समूह होते हैं, लेकिन एक और जुड़ जाता है तो क्या बनता है, एटीपी बनता है। आपके तीन फॉस्फेट समूह है इसमें, और इसमें कितने, यहाँ पे दो फॉस्फेट समूह। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना, फॉस्फेट समूह की मात्रा बढ़ जाती है, फॉस्फेट समूह जुड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। अब पहली बात ध्यान रखना कि जो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम में आएगा है, वे फोटो सिस्टम सेकंड में काम आएगा। कौन सा आएगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड काम में, दोनों काम आएंगे। कैसे आएंगे, पहली बात तो हमने अभी बात की थी कि पीएस फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते वो आपकी, जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपकी पीएस फर्स्ट से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, आपकी पीएस फर्स्ट से निकलते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना कि जो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके प्रकाश तंत्र सेकंड से निकलेंगे। इससे निकलेंगे, यहाँ पे प्रकाश तंत्र सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हमें पता है कि जो प्रकाश तंत्र सेकंड है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है तो वो 680 nm का होता है। मतलब इसका जो रिएक्शन सेंटर होगा वो 680 nm का होगा। कितने का होगा, यहाँ पे 680 nm का। ये हमने कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्रकाश तंत्र सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है, वो 680 nm का होता है। अब क्या होगा, सूर्य से जो प्रकाश आएगा यहाँ से, ये आपके अवशोषित करेगा सूर्य से आने वाले प्रकाश को, यहाँ पे तो अवशोषित करेगा तो ये आपके उत्तेजित हो जाएगा। तो उत्तेजित होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आपके दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये भी। अब जैसे आपके दो इलेक्ट्रॉन निकालते तो इस समय ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपका H2O है, कौन सा यहाँ पे H2O, जल, ये जल क्या होगा, यहाँ पे आपके O2 प्लस 2H प्लस, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, आपके इस प्रकाश तंत्र सेकंड में ट्रांसफर हो गए। कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, आपके प्रकाश तंत्र सेकंड में, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश के कारण यहाँ पे जो जल था, इस जल से क्या बना, आपके यहाँ पे O2 बन गई एक, तो एक क्या बन गया, यहाँ पे 2H प्लस बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे 2H प्लस। अब इस रिएक्शन को संतुलित करूंगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दूँ, हाफ लगा दूँ, और हाफ जैसे लगाए तो ऑक्सीजन एक हो गए यहाँ पे, तो ये मेंटेन हो गई ना यहाँ पे रिएक्शन। अब देखो इस अभिक्रिया में जो दो इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, आगे से विभिन्न ग्रह के द्वारा गुजरेंगे ना। हमारे पास ये ध्यान में रखना, जल का यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाशिक अपघटन। फर्स्ट नंबर स्टेप कंप्लीट। लेकिन अभी हमें किसका निर्माण करना है, यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस का निर्माण करना, ये बाकी है। जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया, अब किसका निर्माण करना है, NADPH प्लस H प्लस का निर्माण। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो पहला इसमें जो ग्राही आएगा, ध्यान रखना, प्रकाश तंत्र सेकेंड में जो पहला ग्राही आएगा वो आएगा यहाँ पे फियोफाइटिन। कौन आएगा, फियोफाइटिन। और फियोफाइटिन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PHEO। फियोफाइटिन हो गया प्रथम ग्राही। फिर सेकेंड नंबर ग्राही ध्यान रखना यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन। सेकेंड नंबर कौन सा होगा, प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन को शॉर्ट में PQ। और प्लास्टोक्विनोन से बाद में जो आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे विभिन्न ग्राहियों के द्वारा, वो किसके द्वारा जाएंगे, आपके साइटोक्रोम B6। और साइटोक्रोम B6 से ध्यान रखना यहाँ पे साइटोक्रोम F में जाएंगे। इसमें जाएंगे आपके साइटोक्रोम F में जाएंगे। ये लो साइटोक्रोम F में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम F से जाएंगे आपके प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे। किस में जाएंगे, आपके प्लास्टोसाइनिन में। ये लो प्लास्टोसाइनिन में ट्रांसफर हो गए। जैसे प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे आपके PS फर्स्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे आपके PS फर्स्ट। अब PS फर्स्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो जाएंगे, आपके इस PS फर्स्ट से वापस आपके बाहर निष्कासित हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वापस निष्कासित हो जाएंगे। और हमें पता है कि PS फर्स्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें जो पहला ग्राही होता है यहाँ पे कौन सा होता है, आयरन सल्फर होता है। कौन सा होता है, आयरन सल्फर। ये अभी हमने बनाया था पीछे। और आयरन सल्फर के द्वारा ध्यान रखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होता है आपके FD में। किसमें, FD, फेरिडोक्सिन में, ठीक है। इसमें ट्रांसफर होता है आपके फेरिडोक्सिन में। और यही 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखना। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्य देखना कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कार्य करते हैं। कि हमारे पास यहाँ पे जो NADP ये जो होता है, इस NADP को किस में कन्वर्ट करता है, आपके NADPH प्लस H में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करेगा कन्वर्ट, तो यहाँ पे जो आपके H प्लस है, ये H प्लस आकर के कहाँ पे जुड़ेंगे, इसके साथ में जुड़ जाएंगे।
तो जिसके कारण यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, दो, ये लो आपके दो हाइड्रोजन बन गए यहाँ पे, और दो इलेक्ट्रॉन भी तो जरूरी है, ये लो आपके दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ में जुड़ते हैं यहाँ पे, जिसके कारण किसका निर्माण हो जाता है, आपकी NADPH+H का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है आपके NADPH+H+ का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका ये pH सेकेंड और pH फर्स्ट दोनों तंत्र काम में आ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार ध्यान रखना कि अचक्रिय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, दो तंत्र काम में आते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे प्रकाश तंत्र सेकेंड और प्रकाश तंत्र फर्स्ट। प्रकाश तंत्र सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ पे जाएंगे, आपके प्रकाश तंत्र फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें ध्यान रखना ये आपकी जेड आकार की इसमें ये जो संरचना बन रही है, इसीलिए इसे ध्यान रखना जेड स्कीम भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आपके जेड स्कीम भी कहा जाता है। इसमें ध्यान रखना अचक्रिय फास्फोरिलीकरण में यहाँ पे जल का प्रकाशिक अपघटन भी हो रहा है ये, और यहाँ पे NADPH का भी निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, आपके NADPH+H का भी निर्माण हो रहा है। एक बार मैं वापस आपको इसमें रिवाइज कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इन दोनों की तुलना करके बता देता हूँ कि चक्रीय और अचक्रीय में मेन डिफरेंस है क्या। पहली बात ध्यान रखना, ये प्रकाश तंत्र सेकेंड होता है। प्रकाश तंत्र सेकेंड में आपके जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 600 SA का होता है, और इस रिएक्शन सेंटर में सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होगा उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे पर्णहरित का अणु उत्तेजित हो जाएगा, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस समय ध्यान रखना कि जो जल होता है, इस जल का क्या होता है, यहाँ पे प्रकाशिक अपघटन, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, हाफ O2 + 2H2 बनता है, और ये आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन आपके विभिन्न ग्राहियों के द्वारा आगे ट्रांसफर होते जाते हैं। तो सबसे पहला इसका ग्राही आता है, वो कौन सा आता है, फियोफाइटिन आता है। यही फियोफाइटिन के द्वारा जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन आपके प्लास्टोक्विनोन में, और प्लास्टोक्विनोन से आपकी साइटोक्रोम B6 में, और साइटोक्रोम B6 से आपके साइटोक्रोम F में जाता है, और साइटोक्रोम F से कहाँ पे जाता है, प्लास्टोसाइनिन में जाता है। ठीक है, फिर ध्यान रखना प्लास्टोसाइनिन से ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट में, और फोटो सिस्टम फर्स्ट से वापस ये दो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाते हैं, आपके आयरन सल्फर ग्राही में जाते हैं। किस में जाते हैं, आपके आयरन सल्फर ग्राही में जाते हैं। और जैसे आपके आयरन सल्फर ग्राही में ये दो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते हैं, किसमें, यहाँ पे फेरिडॉक्सिन में ट्रांसफर होते हैं। किसमें ट्रांसफर होता है, आपके फेरिडॉक्सिन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आपके NADP है, इस NADP को किसमें आपके ट्रांसफर कर देते हैं, NADPH का निर्माण कर देते हैं, NADPH+H का निर्माण। और यहाँ पे H+ ये आया कहाँ से, ये आपके जल के प्रकाशिक अपघटन से जो दो हाइड्रोजन जो मुक्त हुए वो दो हाइड्रोजन डायरेक्ट आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो इस प्रकार देखो आपके इसमें ये जेड स्कीम बन रही है पूरी, है ना, ये आपके इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पे इसे क्या जेड आकार की संरचना बन रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जेड स्कीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जेड स्कीम कहा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो प्लास्टोक्विनोन है, कहाँ पे हमारा प्लास्टोक्विनोन, ये रहा प्लास्टोक्विनोन। तो इस प्लास्टोक्विनोन के समय यहाँ पे ध्यान रखना आपके जो ADP होता है, इस ADP के साथ में जब आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो यहाँ पे ATP का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ATP का निर्माण हो जाता है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे ATP का निर्माण हो रहा है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो। चल 2 इलेक्ट्रॉन NADP का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन भी कितने, दो, और दो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है आपकी, ध्यान रखना कि दो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, यही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ में जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे NADPH+H+ का निर्माण होगा ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ विजेंद्र कुमार सैनी, यस सर। अरे समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट कर दो यहाँ पे, बस एक बार रिवाइज करना है ना। और ये जो विभिन्न ग्राही आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं इस चैप्टर में। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको जो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण है इन दोनों की तुलना करके बता देता हूँ। चक्रीय प्रकाश या फिर आपको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कल कौन से चैप्टर का, कौन से यूनिट का रिवीजन का बोला, एक बार कमेंट कर देना भैया ना, क्योंकि कल संडे तो हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है संडे को। यहाँ पे कौन सी यूनिट का रिवीजन का बोला, एक बार आप कमेंट कर देना भाई, किसी को पता है तो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ठीक है, इन दोनों की देखो मैं तुलना कर रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ पे है क्या ये सिस्टम। पहली बात देखो, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में हमें पता है कि पीएस फर्स्ट जो सिस्टम होता है वो काम में आता है, लेकिन अचक्रीय में आपका पीएस सेकेंड व पीएस फर्स्ट दोनों काम में आते हैं, दोनों काम आते हैं। फर्स्ट नंबर कंप्लीट है, बात समझ में आ गई ये बात। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड नंबर बात, इसमें आपके पीएस फर्स्ट में जल का प्रकाशिक अपघटन थोड़ी हुआ, इसमें नहीं हुआ ना, तो इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, जल का
प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा यहाँ पे 7 यूनिट 34 चैप्टर का। अच्छा 7 में, ठीक है। और नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पे थर्ड नंबर जो स्टेप होगी, यहाँ पे हमने बात की थी कि इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, इसमें O2 मुक्त नहीं होती है, इसमें O2 मुक्त नहीं होती। लेकिन ऑक्सीजन किस में मुक्त होती है, आपकी इस पीएच सेकंड में हमने देखा था ना, अचक्रिय फास्फोरिलीकरण में आपके यहाँ पे क्या होता है, O2 मुक्त होती है, तो इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। हाँ बिल्कुल, अपचायक व स्वांगीकरण शक्ति, ठीक है, अभी हम बात करेंगे बिल्कुल यहाँ पे आपके क्वेश्चन की। और फोर्थ नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है, या फिर इसका निर्माण नहीं होता है, इसका निर्माण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, NADPH2 का निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। ये है आपके यहाँ पे मेन जो आपका डिफरेंस था दोनों जो चक्रीय और आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, वो मैंने डिफरेंस यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो कुछ बातें और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि पहली बात ध्यान रखना कि जो ATP होती है और आपके जो NADPH बनता है, NADPH+H, या फिर मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे NADPH2 लिख दिया, ये सेम ही, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। तो इसको एक तो स्वांगीकरण शक्ति या स्वांगीकरण ऊर्जा कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर, स्वांगीकरण शक्ति या स्वांगीकरण ऊर्जा कह सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो NADPH है, ये आपके प्रबल अपचायक है, ये क्या आपके प्रबल अपचायक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपके क्या प्रबल अपचायक। और ये जो प्रबल अपचायक है, तो ये किसका अपचयन करेगा, ये CO2 का अपचयन करेगा। किसका अपचयन करेगा, CO2 का अपचयन करेगा। और CO2 का अपचयन किस में कर देगा, आपको पता है यहाँ पे C6H12 है, O6 बनाने में इसका कार्य होगा। तो यहाँ पे ये प्रबल अपचायक है, तो प्रबल अपचायक के रूप में किसका काम होगा यहाँ पे, कि इसको CO2 का अपचयन कर देता है यहाँ पे। तो अब ध्यान रखना कि जो स्वांगीकरण शक्ति या फिर आपके जो NADPH+H+ है, इसका कहाँ पे काम होगा, आपके CO2 के अपचायक में। और CO2 का अपचयन कहाँ पे होता है, आपको पता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। कहाँ पे होता है, आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया में इसका यूज होता है। तो अब हम कौन सी रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया जो आपके स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। तो यहाँ तक आपको प्रकाशिक अभिक्रिया मैंने बता दी। अब इस प्रकाशिक अभिक्रिया का मैं शॉर्ट में एक बार आपको शॉर्ट लिस्ट के तौर पर वापस बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, एक तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना, इसकी संरचना ध्यान रखनी, क्लोरोप्लास्ट की संरचना ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखो इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बाद में ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट में एक तो ग्रेना वाला भाग होता है, एक तो कौन सा भाग होता है, ग्रेना का, एक आपके स्ट्रोमा का भाग होता है। एक तो ग्रेना वाला भाग होता है, एक कौन सा होता है, स्ट्रोमा वाला भाग होता है। ग्रेना वाले भाग में ध्यान रखना कि जो मेन आपके हमने पढ़ा था कि CO2 + H2, ये जो मेन अभिक्रिया होती है C6H12O6, C6H12O6 प्लस H2O बनता है वापिस, और कुछ मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है। तो इस समय क्या होता है कि CO2 होती है, इस CO2 का तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अपचयन होता है, ये तो क्या होता है, इसका अपचयन होता है। लेकिन H2O का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। H2O का क्या होता है यहाँ पे, अच्छा इससे ऑक्सीजन से, ठीक है, ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, डायरेक्ट ऑक्सीजन पे जाएगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीकरण। सर ये चक्रीय फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम क्यों कहते हैं, अरे जेड स्कीम मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये देखो जेड आकार की इसमें संरचना बन रही है आपके, इस प्रकार की आपके जेड आकार की ये संरचना बन रही है, उल्टे जेड आकार की, ये देखो इस प्रकार की, ठीक है, ये इस प्रकार की आपकी संरचना बन रही है, इसीलिए इसे जेड स्कीम कहा जाता है। पता चल गई बात, यहाँ पे जेड स्कीम क्यों कहते हैं इसको। अब देखो इसका ऑक्सीकरण होता है, किसका, यहाँ पे जल का ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मुख्य रूप से बात कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, अच्छा नेक्स्ट पेज नहीं है इसमें, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखो प्रकाश संश्लेषण है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश से जो अभिक्रिया उनको कंप्लीट पूछ सकते हो आप अभी तक, ठीक है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया करेंगे। पहले आपकी इसमें होगी प्रकाशिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, प्रकाशिक अभिक्रिया। और नेक्स्ट होगी आपकी इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी आपके, अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी।
अब देखो प्रकाशिक अभिक्रिया में हमें पता है कि ये आपके ग्रेना वाले भाग में संपन्न होते हैं। किस में संपन्न होते हैं? आपके ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। फिर इसी प्रकाशिक अभिक्रिया में आपको पता हो तो हमने बात की थी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसमें टोटल आपके सबसे पहले जो सूर्य से होने वाली जो ऊर्जा है वो आएगी। तो यहाँ पे एक तो जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। इसके अलावा हमें पता है यहाँ पे NADPH का निर्माण होगा, NADPH प्लस H का निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके NADPH प्लस H का निर्माण होगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो आपके कम तरंग दैर्ध्य या फिर आपके ज्यादा तरंग दैर्ध्य का आता है, इसीलिए इसमें दो वर्णक तंत्र कार्य करते हैं। एक तो कौन सा यहाँ पे प्रकाश तंत्र फर्स्ट, एक कौन सा प्रकाश तंत्र फर्स्ट, एक कौन सा कार्य करता है आपके प्रकाश तंत्र सेकंड कार्य करता है। प्रकाश तंत्र में जो आपके प्रकाश का ग्रहण किया जाता है वो आपके 700 nm के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, लेकिन प्रकाश तंत्र सेकंड में आपके 680 nm के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। फिर ध्यान रखना यहाँ पे कि जो ADP का जो निर्माण होगा, ऊर्जा का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा यहाँ पे? तो वो होगा एक तो आपका चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा वो आपकी ETC सिस्टम के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके दो प्रकार की होती है, एक तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, एक तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, एक तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, और नेक्स्ट होती है आपका अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। नेक्स्ट कौन सी होती है? अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। ये आपके दो प्रकार के यहाँ पे ETC सिस्टम होता है। इसमें देखना चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में आपका PS फर्स्ट काम में आता है, लेकिन अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये जाएंगे किसमें? आपके PS फर्स्ट में जाएंगे। और PS फर्स्ट से ध्यान रखना कि आपके NADPH प्लस का निर्माण हो जाएगा, NADPH प्लस H का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो था आपके यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। अब जो NADPH प्लस H प्लस है इसका यहाँ पे यूज कहाँ पे होगा? आपके CO2 का अपचयन में। कहाँ पे होगा इसका उपयोग? आपके CO2 के अपचयन में होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया ये आपकी कंप्लीट होती है। और कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया। कंप्लीट है बात यहाँ पे, सारी चीजें समझ में आ गई आपको प्रकाशिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो अब बस आपकी बारी है कि अब आप इसका रिवीजन करो पहले प्रकाशिक अभिक्रिया का यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से। और कोई भी आपको मिस्टेक होती है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई समझ नहीं आता है तो वापस आप पूछ भी सकते हो। सर इस चैप्टर में फैक्टरिंग इफेक्ट फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक हटा दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल हटा दिया गया आपके, ठीक है। वो प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले कार्य के वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो हटा दिया गया है। कंप्लीट है पूरा यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। कल हम स्टार्ट करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। देखो एकदम इजी बना दिया आपके लिए चैप्टर मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं कल वापस 7 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यू क्लास होगी कल। ध्यान रखना 7 नंबर यूनिट आप सभी रिवाइज कर लेना, वीडियो बने हुए हैं उनको एक बार 2 नंबर की स्पीड से या फिर 1.5 नंबर की स्पीड से आप देख लेना, उनको रिवाइज कर लेना, बुक से भी रिवाइज करना उनको वापस। और कल हम यहाँ पे 7 नंबर जो यूनिट है आपकी उसका रिवीजन करेंगे।